स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस विद प्रताप कुमार में स्वागत है। किसी कारणवश हमारे वीडियो नहीं आ पाए थे, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। आज से हम रेगुलर वीडियो आपको देंगे। इससे पहले हमने रीड मॉडल पेपर थर्ड में साइकोलॉजी दे 30 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में 15-15 किए थे। उसी से आगे आज हम हिंदी थे 30 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरी रीड मॉडल पेपर की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य कम से कम परीक्षा तक आपको 100 मॉडल पेपर सॉल्व कराना। आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का पार्ट सेकेंड, यानी रीड मॉडल पेपर थर्ड का पार्ट फर्स्ट, सेकेंड नहीं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर है नाउ स्टार्ट 31 क्वेश्चन। उद्बोधन विधि का उद्भेद नहीं है। क्या पूछा गया है? उद्बोधन विधि का उद्भेद नहीं है। तो उद्बोधन विधि में ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ दृश्य, विधान, अभिनय, कहानी और अनुवाद। तो ऑप्शन में देखें तो दृश्य, विधान, अभिनय और कहानी तीनों उद्बोधन विधि से क्या है? उद्भेद है, परंतु अनुवाद नहीं है। तो क्वेश्चन 31 का आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? ऑप्शन में दिया हुआ भाषा ससंगत विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। आपसे पूछा दिया जाए तो व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, वो पूछा दिया आपसे। तो आगमन विधि में तो दी जाती है अलग से, स्वतंत्र रूप का मतलब अलग से दी जाती है। निगमन विधि में अलग से दी जाती है, और जब पाठ्य पुस्तक पढ़ाते तो उस समय भी हम अलग से ड्रामा पढ़ाते हैं। यानी तीनों विधि में तो आप व्याकरण की शिक्षा अलग से देते हो। सिर्फ भाषा ससंगत विधि है, इसमें आप भाषा के साथ साथ ही व्याकरण की शिक्षा देते हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। BS बलूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? ऑप्शन में दिया हुआ अल्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCM उपागम और मॉरिसन उपागम। तो ब्लूम, BS ब्लूम बहुत फेमस नाम है। इसने शैक्षिक उद्देश्य बताए थे, तो उसी की में इसने वो नई नवीन आयाम, नवीन का मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो नवीन एकदम लेटेस्ट दिया हुआ उसका नाम था मूल्यांकन उपागम। तो आपके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। कौन सी विधि पूछी है? विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में क्या दिया जाता है आपको? मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, पहले आप ऑप्शन से हिसाब से मैं आपको बता रहा था शॉर्ट तरीका। एक तो होती है विश्लेषण और एक विधि होती है संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये तो कहलाता है विश्लेषण। और संश्लेषण विधि में क्या होती है? छोटी छोटी चीज़ों तो आपस में मिलाते एक क्या बनाई जाती है? बड़ी चीज़ बनाई जाती है। तो संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। आप तो समझ में आ गया, विश्लेषण का मतलब तो क्या होता है? तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना और इसका विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, आप ये कह सकते हो। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ आपका फर्स्ट में दिया हुआ है शब्द से वन, शब्द से वन, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से पैराग्राफ। अब तीसरा पूछा आप तो विश्लेषण विधि का पूछा। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ने का मतलब बड़ी चीज़ तो छोटी चीज़ में आप पढ़ोगे, अब बड़ी चीज़ कौन है इसमें से? तो वाक्य से पैराग्राफ, तो वाक्य होगा छोटा और पैराग्राफ होगा बड़ा, तो ये तो इसका उदाहरण हो जाएगा तीसरा आपके
संश्लेषण विधि था। शब्द से वाक्य, शब्द से आप वापस कहाँ जा रहे हो, छोटे से बड़े में जा रहे हो, यानी ये भी तीसरा उदाहरण हो जाएगा आपका संश्लेषण का उदाहरण हो जाएगा। वर्ण से शब्द, वर्ण से शब्द का मतलब आप फिर वर्ण ले रहे हो फिर उससे क्या बना रहे हो शब्द, ये भी तीसरा उदाहरण हो जाएगा संश्लेषण। तो आप इसमें छोटी चीज़ से इसमें जा रहे हो बड़ी चीज़ में, यानी जोड़ रहे हो। शब्द से वर्ण, शब्द बड़ा होता है, वर्ण क्या होता है छोटा, यानी इसमें आप क्या कर रहे हो बड़े से छोटे में जा रहे हो, यानी बड़े तो आप तोड़ते ना जा रहे हो छोटे में, यानी तोड़ने जा रहे हो, इसलिए आपका ये उदाहरण हो जाएगा। विश्लेषण विधि का उदाहरण क्या हो जाता है, शब्द से वर्ण। और संश्लेषण का आपको पूछा होता तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके आंसर हो जाता। तो याद रखना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो। और हमेशा पहले विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, फिर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, संश्लेषण। सामान्य ये होता है विश्लेषण विधि और फिर कौन सी होती है, संश्लेषण। आपसे अगर परीक्षा में पूछे तो विश्लेषण विधि के बाद संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है या संश्लेषण विधि के बाद विश्लेषण था, तो आप जवाब दे सकते हो विश्लेषण के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा, संश्लेषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, 31 का मानक रूप है 31, ऑप्शन में दिया 31, 31, 31, इनमें से कोई नहीं। तो 31 तो आप मानक रूप में कैसे लिखते हो, इसको लिखा जाता है ईततीस, ये इसका शुद्ध रूप होता है। अब 31 ऑप्शन में तो ये भी नहीं है आपका, ये 31 और ये 31 है, अंतर है दोनों में, 31 तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से 4। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि आप तो शब्द जो होते हैं उसका भी ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना, स्तर की बात की है, आपको स्तर मालूम हो जाए। एक तो स्तर होता है प्राथमिक स्तर, एक होता है उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो वर्तनी की शिक्षा का ज्ञान आपको कौन से स्तर पर हो जाना चाहिए, तो वर्तनी शिक्षा मोस्टली आपको कहाँ दी जाती है, प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर का मतलब आपको पहली से लेके 5वीं तक मोस्टली आपको वर्तनी की शिक्षा दी जाती है, जिसमें आपको वर्णमाला सिखाई जाती है, अक्षर की मात्राएं सिखाई जाती है और आपको मोस्टली आपको हिंदी में पढ़ना सिखाया जाता है, जिसमें वर्तनी का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 36 का 1, यानी प्राथमिक स्तर पे वर्तनी की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाष्य सामग्री है, ऑप्शन में ध्यान देना, भाष्य सामग्री है, तीन ऑप्शन में नहीं है और है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप एक बार सवाल हो तो पहले पढ़ना, उसके बाद आप ऑप्शन देखना और फिर उस हिसाब से आप जवाब देना। तो भाष्य सामग्री है मूल विषय वस्तु, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों, शब्दावली और प्रत्ययों। तो ऑप्शन में देखा जाए तो आपको जो शब्दावली है इसमें मूल विषय वस्तु भी आ जाती है, मूल विषय वस्तु और प्रत्यय भी आ जाता है, और प्रत्यय, ये सभी चीज़ें किसमें आ जाती है, शब्दावली में। इसलिए भाष्य सामग्री में आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, शब्दावली, यानी 37 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन ऑप्शन में सव्य सामग्री, दस्यु सामग्री, दस्यु सव्य सामग्री, कोमल सामग्री। तो बुलेटिन में आपने देखा होता है स्कूलों में जब हम एंटर होते हैं या साइड में बोर्ड टाइप में होता है जिसमें आपको कुछ सूचनाएं चिपकाई जाती है, तो सूचना जो चिपकाई जाती है वो आपको दिखाने के लिए दिखाई जाती है, इसलिए वो कौन सी सामग्री हो जाती है, दृश्य सामग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है, कैसी सामग्री आपकी, दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, ऑप्शन में शिक्षक निर्मित परीक्षण, यानी शिक्षक द्वारा बनाया गया परीक्षण, मौखिक परीक्षण जो आम भाषा में अपने मौखिक परीक्षण लेते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमाणित परीक्षण।
तो अधिक विश्वसनीय कौन सा? परीक्षण तो सब है, परंतु सबसे अधिक विश्वसनीय जिस पर हम ज़्यादातर विश्वास कर सकते हैं और जो उपयुक्त आंसर में सटीक आपका आंसर दे, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा प्रमाणित जो परीक्षण होते हैं वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने बना दे, उसमें पूरे विचार विमर्श करते हुए पूरी संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें सब बातों का ध्यान आपको रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रमाणित परीक्षण, यानी अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा? इसमें से आपका प्रमाणित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CCE में व्यापकता का आशय इनमें से है विश्रुति व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। तो आपका ऑप्शन में हिसाब से तो CCE में व्यापकता का मतलब होता है अब कितना उसको लंबा तर से, तो लंबा मेरा मतलब उसका दायरा कितना है, आप ये सोच सकते हो, सही है। और दायरे में भी आप उस विषय से संबंधित बात करें तो विषय की व्यापकता होती है, दायरे की व्यापकता होती है और उपकरणों की व्यापकता होती है। आप उपकरण से उपयोग में ले सकते हो, प्रश्नों की तो व्यापकता नहीं होती। प्रश्न तो आप जरूरी नहीं आप प्रश्न ज़्यादा बढ़ाओ तो इसका मतलब आपकी व्यापकता हो जाएगी। आप एक प्रश्न में भी आप पूरी व्यापकता ले सकते हो। जैसे आप निबंधात्मक प्रश्न दे रहे हो तो निबंधात्मक प्रश्न में बच्चा जो उत्तर दे रहा वो पूरे पाठ से संबंधित लिखेगा, तो आप एक ही प्रश्न में आप पूरा पाठ कवर कर सकते हो। जरूर है आप उसमें 30-40 प्रश्न बनाओ जिससे वो पाठ कवर हो, तो इसलिए आपके प्रश्नों की व्यापकता नहीं हो सकती। उपकरणों की व्यापकता हो सकती है, एक से ज़्यादा उपकरण यूज कर सकते हो, विषय की व्यापकता हो सकती है, डायरी की व्यापकता हो सकती है, आप कितना लेवल तक उसको ले जा सकते हो, परंतु आपके प्रश्नों की व्यापकता नहीं हो सकती। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 40 प्रश्नों की व्यापकता। इसका मतलब आप CCE में व्यापकता नहीं है, तो ये आपका आंसर सही है। अब आपके चलते प्रश्न संख्या 41। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना दंती से पीड़ित है। असमर्थ समझ रहा है और कौन सी भावना आ गई है उसमें? हीन भावना, और आत्मविश्वास भी खो बैठा है। तो ये चीज़ से नाते आप उसका उपचार करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो आप कौन सा उसके साथ व्यवहार करोगे? आपका आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जिससे उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा, असमर्थ की भावना कम हो जाएगी और इन भावना भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। ऑप्शन में दिया हुआ है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं हो सकता, आलोचनात्मक प्रश्न भी नहीं हो सकता और व्याख्यान प्रश्न भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होता है? बेस्ट ऑप्शन आपका मिलान प्रश्न, जिसमें आपको मिलाया जाता है, एक दूसरे को ऐसे मिलाया जाता है। ये सब किसमें आता है? आपका मिलान प्रश्न में। ऐसा आपका ऑप्शन के हिसाब से थर्ड हो जाएगा मिलान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 43। मौन पठन का लाभ है। ऑप्शन में दिया उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाचित और ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। मौन पठन का लाभ क्या होता है? मौन पठन से आपको देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं, आप चारों चार सही है, परंतु इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो आपके बेस्ट ऑप्शन में देखा जाए तो उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, ये तो बात सही है आपकी। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ये भी सही है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, ये भी सही है। एकाचित होता है, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होता है, ये भी सही है। तो इसमें सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति में आपके तो आपके 43 का आंसर हो जाएगा मौन पठन का लाभ इसलिए होता है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये बेस्ट ऑप्शन है चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छा जो मूल्यांकन होती है विशेषता नहीं है, तो नहीं है पूछा है।
वैधता, वस्तुनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और व्यापकता। तो अच्छे मूल्यांकन की टोटल 8 विशेषता होती है। कितनी विशेषता होती है? 8। उसमें से यहाँ एक तो वैधता होती है, वस्तुनिष्ठा होती है और व्यापकता, ये तीनों विशेषता इसमें होती है और आत्मनिष्ठा नहीं होती। इसलिए आपका आंसर के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? आत्मनिष्ठा नहीं होती है। ध्यान रखना है 80% से आपका आपने से 2-3 प्रश्न कवर हो रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण का उद्देश्य तदनुबद्धता बताना, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, सुसंबद्धता बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य तदनुबद्धता बनाना, ये तो हो नहीं सकता। साहित्य सर्जन की प्रेरणा, ये भी नहीं हो सकता। सुसंबद्धता बनाना, ये भी नहीं हो सकता। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। रचना शिक्षण का उद्देश्य ये तीनों नहीं होते, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आज टोटल हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन दिए, लैंग्वेज फर्स्ट, मॉडल पेपर थर्ड। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।